इतना सुनते ही आदि एकदम से सकपका गया और हल्का सा अटकते हुए बोला, देखो मैं कोई छिपा नहीं था, वो तो मैं वहां से निकल रहा था, फिर मेरा फोन गिर गया पिलर के पीछे, तो इसलिए वो उठाने लगा था, समझी तुम। अच्छा, कहाँ है अभी तुम्हारा फोन? आरू ने आदि से पूछा तो आदि ने अपनी पॉकेट चेक करी तो वहां पर उसका फोन नहीं था। फिर उसे अचानक से याद आया कि फोन तो उसने आरू को दिया था हल्दी के टाइम, उसके बाद से लिया ही नहीं। उसने सिर उठाकर आरू की तरफ देखा तो आरू उसका फोन अपने हाथ में घुमाते हुए बोली, कहीं तुम इस फोन की तो बात नहीं कर रहे जो सुबह से ही मेरे पास है? और जब ये सुबह से ही मेरे पास है तो ये पिलर के पीछे गिरा कैसे? रूही हंसते हुए आदि को देखकर बोली, भाई बहाना तो ऐसा मारते जो एटलीस्ट थोड़ा सही होता। आदि इधर उधर देखने लगी। आरू कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, रूही अपने भाई को तंग मत करना, मैं बस अभी आई आधे घंटे में। आरू के जाते रूही आदि से बोली, वैसे तो मैं आपको छोड़ने नहीं वाली थी, लेकिन आरू ने बोला है तो चलो मान जाती हूँ। अब आप ये बताओ कि नवहिका का क्या मतलब है? आदि रूही को बिल्कुल वैसे ही समझा देता है जैसे आरू ने नव को समझाया था, और फिर आगे बोला, तू ज्यादा चमची मत बनाकर उसकी समझी, चल अब खाना खा ले चुपचाप से। आदि रूही को खाना खिलाता है फिर रूम से चला जाता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आरू चौहान मेंशन में आके सीधे नव के रूम में चली गई। नव शांति से खिड़की पर खड़ा था। आरू जाके उसके गले लग गई, फिर बोली, दादा आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है तू क्यों खुश है, और मैं भी खुश हूँ। चल अब खाना खा ले क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। नव मुस्कुराते हुए बोला तो आरू उससे अलग होकर हैरानी से बोली, हैं? आपने अभी तक खाना नहीं खाया क्यों? तूने भी तो नहीं खाया है, सुबह से लगी है सभी तैयारियों में और शैतानियों में भी। चल खा ले, और मुझे भी खाना है क्योंकि तेरा तो पता नहीं पर मुझे बहुत भूख लगी है। तू बैठ, मैं खाना मंगवाता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद की फिर आरू वापस से राठौर मेंशन चली गई। राठौर मेंशन में आके वो सभी के बीच नीचे हॉल में बैठ गई। पुष्पा जी ने आरू कर हाथ देखे फिर बोली, बेटा तुमने तो मेहंदी लगवाई ही नहीं। शगुन की मेहंदी है, जरूर लगानी चाहिए, एक काम करो अभी लगवा लो। विनी, मेहंदी लगाने वाली एक प्यारी सी डिजाइन लगा दो हमारी बहू के हाथों में। नानी माँ, ये लगवानी जरूरी है क्या? मेरा मतलब है मैंने आज तक नहीं लगवाए। आरू बोली तो पुष्पा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, शगुन की है, हल्की सी लगवा लो। विनी, हल्की सी डिजाइन रख दे। विनी वैसा ही कर देती है। विनी ने डिजाइन रखकर जैसे ही पूछा क्या नाम लिखना है, आरू झट से बोली, मिस्टर हबी। डॉट डॉट डॉट। आरू इतना बोलकर जल्दी से अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है। उसको ऐसे करते देखकर सभी हंसने लगे। तभी सारिका जी बोली, विनी तुम ये मेहंदी को आरू को ही दे दो, अब तो आदि ही अपना नाम लिखेगा, और एक बात कल सुबह मैं देखूंगी भी, समझी? चलो जाओ अब। आरू को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। विनी ने जैसे ही उसे कौन दी वो झट से रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही एक बार सब फिर से हंसने लगे। आरू रूम में पहुंची तो आदि पहले ही रूम में था। आरू आई और वॉशरूम की तरफ चली गई। अंदर जाकर बड़बड़ाने लगी, पता नहीं तेरा क्या होगा आरू, मतलब ऐसे सबके सामने तू क्या बोल गई, और अब ये नया सियापा कट गया कि उससे ही नाम लिखवाना है। बताओ भला अब मुझ जैसी मासूम कैसे बोलेगी उससे कि नाम लिखो अपना। आरू थोड़ी देर अपनी मासूमियत के बारे में सोचकर बाहर आई तो आदि रूम में नहीं था। ये कहाँ चला गया? आरू मन ही मन बड़बड़ाए और जाके बेड पर बैठ गई। तभी आदि अंदर आया, उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो आया फिर आरू के सामने प्लेट रखते हुए बोला, खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। आरू ने प्लेट देखी फिर आदि को देखकर बोली, तुमने खाया अभी तक या नहीं? मैंने तो 20-25 बार खा लिया है सुबह से, और अभी फिर से खाने के इरादे में हूँ। आदि चिढ़कर बोला। आरू समझ गई कि आदि ने नहीं खाया है। उसने स्पून से खाने की एक बाइट उठाए और आदि की तरफ कर दी। आदि उस बाइट को वापस से आरू को खिलाते हुए बोला, तुम खा लो, मैं खा लूंगा बाद में। आरू ने पहले वो बाइट फिनिश की फिर बोली, मैं खा चुकी हूँ दादा के साथ, तुम खाओ। आदि कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से दूसरी बाइट प्लेट से खा लेता है। अरे रे रे, वो स्पून झूठी थी मिस्टर हबी, और तुमने उसी से खा लिया। आरू अपना माथा पीटते हुए बोली, इट्स ओके साहिबा, मैं खा सकता हूँ तुम्हारा झूठा, नॉट अ बिग डील। फिर हल्के से आरू के पास आके मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी मैंने सुना है झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अबे ओ बाबा, आदम के जमाने से आए हुए आदमी, झूठा खाने से प्यार का तो न मालूम, लेकिन छाले जरूर बढ़ जाएंगे, समझे? तो तुम ये स्पून मुझे दो और ये दूसरी वाली से खाओ। आरू स्पून लेने की कोशिश करते हुए बोली।
तो आदि ने झट से स्पून पीछे कर ली और बोला, छाले मुझे होंगे, अगर होंगे तो तुम टेंशन मत लो। फिर अपनी प्लेट लेकर काउच पर बैठ गया और मजे से खाने लगा। अबे कतई अजीब आदमी ही है ये, हटो बे, जो करना है करे, हमको का है। बेटा आरू चुपचाप से सो जा, ऑलरेडी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। आरू मन ही मन बोली, फिर लेटने लगी तो आदि बोला, यार साहिबा मैं ऐसे अकेले नहीं खा सकता, फिर भी खा रहा हूँ तो तुम एटलीस्ट बैठो तो मेरे खाना फिनिश होने तक। अरे यार तुम भी कमाल करे जा रहे हो आज, 2 महीने की लल्ला थोड़ी हो, प्लीज यार बड़ी भयानक नींद आ रही है, सोने दो। आरू चिड़चिड़ाते हुए बोली। प्लीज साहिबा, अच्छा ओके तुम सो जाओ, मैं भी ये प्लेट किचन में रख आता हूँ, कल खा लूंगा, वैसे भी हल्का सा तो खा ही लिया है। इतना बोल के आदि उठकर जाने लगा तो आरू झट से उठकर आदि के सामने आते हुए बोली, नहीं नहीं तुम पहले ये पूरा फिनिश करो, मैं जाग रही हूँ, नहीं सोऊंगी। वैसे भी रात में ऐसे भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। चलो उधर पहले खाना फिनिश करो, और फिर तुम्हें अपना नाम भी लिखना है मेरे हाथ पर मेहंदी से। आदि फिर से बैठ जाता है। इस बार फर्क इतना था कि आरू भी उसके पास ही बैठी थी। आदि ने अपना खाना फिनिश किया, फिर वो प्लेट रखने किचन में चला गया। आदि जब तक लौटकर आया तो देखा आरू काउच पर ही बैठे बैठे सो गई है। आदि उसे ऐसे सोते देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, ये लड़की कहीं भी कभी भी किसी भी पोजीशन में सो सकती है, सब सही कहते हैं, इसे बिल्कुल मिनी कुंभकर्ण ही है ये। आदि आरू को गोद में उठाकर बेड पर लिटाता है और उसे फिर खुद भी लेट जाता है। अचानक से उसे कुछ याद आया, वो उठा, उसने इधर उधर देखा तो वही नीचे कोन गिर गई थी मेहंदी की। उसने वो कोन उठाए, फिर आरू की साइड आकर घुटनों के बल बैठकर उसने आरू का हाथ अपने हाथों में लिया। आदि ने देखा मेहंदी हल्की हल्की सूख चुकी है। वो किचन में जाकर शक्कर का घोल बना लाया, पहले उसने आरू के हाथ पर अपना नाम लिखा, फिर उसके हाथों को चूम लिया। सोते हुए भी आरू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदि ने आरू के दोनों हाथों पर रुई की मदद से हल्के हल्के छूकर वो घोल लगाया। वो काफी ध्यान से कर रहा था ताकि आरू की नींद न खुले। दोनों हाथों पर घोल लगाने के बाद आदि मुस्कुराता हुआ उठा, फिर वो भी जाके अपनी साइड लेटकर सो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगली सुबह जब आरू की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसने किसी को पीछे से ही पिलो जैसे पकड़ रखा है। जब आरू ने आंखें खोलकर देखा तो उसने आदि को पकड़ रखा था, और उसके हाथों की सूखी हुई मेहंदी भी थोड़ी थोड़ी आदि के ऊपर झड़ चुकी थी, जिससे आदि की व्हाइट टी शर्ट पर हल्के हल्के से निशान हो गए हैं। ओ तेरी हो गया बंटा धार, एक तो नाम लिखवाना भी भूल गई, ऊपर से इसकी टी शर्ट। हे महादेव यार, आप क्यों हमेशा मेरे मजे लेने पर डटे रहते हो, क्या मिलता है आपको ऐसा करके, अब मैं क्या करूं कैसे। इतना बोलते हुए आरू अपने हाथ देखती है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी नजर लिखे हुए नाम पर जाती है जो उसके हाथों में बहुत ही गहरे रंग के साथ रचा हुआ था। आदित्य आराध्य राठौर। आरू मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम में चली गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो आदि भी उठ चुका था। आरू सिंदूर लेकर उसके पास आई। आदि ने आरू की मांग भरी, फिर बोला, कैसा आया मेहंदी का रंग। तो आरू डिब्बी बंद करके रखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है। मुझे तो लगता है रंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आदि के इतना बोलते ही आरू उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो आदि मासूमियत से बोला, वो क्या है ना, कल रात में मैंने तुम्हारी मेहंदी सूखने के बाद उस पे वो शक्कर वाला घोल लगाया था, और मैंने कल नानी माँ को बोलते हुए सुना था कि ऐसा करने से रंग अच्छा आता है। तुम दिखाओ ना कैसा रंग आया है। इतना बोलते हुए वो आरू के हाथों को पकड़कर देखता है तो मेहंदी का रंग सच में बहुत प्यारा आया होता है, स्पेशली वो नाम का रंग। आदि उस नाम पर उंगली फेरते हुए बोला, ये नाम का रंग तो ऐसे ही इतना प्यारा आ गया, इस पे तो मैंने वो घोल भी नहीं लगाया। आदि के इतना बोलते ही आरू हंसने लगी। आदि आरू को हंसते हुए देखने लगा। आरू अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, सॉरी पर तुम बोल ही ऐसे रहे थे, मुझसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई, और इतना बोलकर फिर से हंसने लगी। आदि झूठा गुस्सा करते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, और खिड़की के पास जाके मुंह फेर के खड़ा हो गया। आरू की हंसी एकदम से गायब हो गई, पर फिर वो मुस्कुराते हुए आदि के पास आकर उसे अपने तरफ घुमाते हुए बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम गुस्सा मत हो, एंड थैंक यू मिस्टर हबी, जो तुमने इतनी मेहनत करी मेरे लिए कि शक्कर का घोल तक बना लाए। इतना बोलकर आरू फिर से हंसने लगी। आदि चिढ़ते हुए बोला, यार हद है, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं था मेहंदी का की। आदि इतना ही बोल पाता है तब तक आरू उसके गाल पर किस कर देती है। आदि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, उसका हाथ उसके गाल पर चला जाता है। आरू को अब एहसास हुआ कि उसने क्या किया। वो बात को संभालते हुए बोली, वो
वो, यार तुम ये अपनी दाढ़ी ट्रिम करो, चुभती है ये बहुत, इतनी जोर से चुभ गई। इतना बोल के आरू वहां से निकल ली। आदि बेचारा शॉक का मारा अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसे तो बस आरू का धीरे से दिया हुआ झटका जोर से लग चुका था। ये अभी अभी जो भी हुआ ये क्या था? आदि अपने आप से ही बोला, अरे कोई समझाओ हमारे आदि को कि ये जो भी हुआ उसे हमारी भाषा में झटका देना कहते हैं। आदि को नॉर्मल होने में कम से कम 5 मिनट लगे। वो अपना सर झटक के फ्रेश होने चला गया। अंदर शावर के नीचे खड़े आदि को आरू का किस करना याद आया तो वो मुस्कुरा उठा। पर अगले ही पल उसके कानों में आरू की आवाज गूंजी, यार तुम अपनी दाढ़ी ट्रिम करो, चुभती है ये बहुत, जोर से चुभ गई। आदि की स्माइल और बड़ी हो गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आज दिन में रूही के चूड़ा चढ़ाए और कलीरें बंधनी थी। वही रात में संगीत का फंक्शन था जिसमें कुछ पलों के लिए ही सही पर नव और रूही एक दूसरे से मिल पाएंगे। आरू नीचे आई और तैयारियां देखने लगी। तभी सब औरतें भी आ चुकी थी। जोरों शोरों से ढोलक बज रही थी, डांस चल रहा था। रूही वहीं पर एक जगह बैठी हुई थी। आरू आके रूही के पास बैठी, फिर उसके कंधों पर कंधा मारते हुए बोली, क्या बात है बेबी, मेहंदी का रंग तो देखो, मतलब मेरे दादा तुझसे कितना प्यार करते हैं। आरू के इतना बोलते ही रूही का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। शर्म की वजह से रूही को शर्माते देख आरू बोली, आए हाय देखो तो लड़की शर्मा रही है। तभी रूही बोली, यार तू मेरी छोड़ अपनी देख। तभी सब औरतें भी आरू की मेहंदी देखने लगी। पुष्पा जी आकर आरू की मेहंदी पर से कुछ नोटों को घुमाकर वही काम करने वालों को देते हुए बोली, मेरी बहू को मेरा आदि बहुत प्यार करता है, नजर न लगे किसी की इस मेहंदी के रंग और तुम दोनों के प्यार को। आरू मुस्कुरा देती है। सारिका जी भी आरू की नजर उतारती है। रूही की मेहंदी की नजर पहले ही उतार दी गई थी। रूही को पहले चूड़ा पहनाया, फिर कलीरें बांधी और उन कलीरों को सफेद रुमाल से ढक दिया गया। रस्म के अनुसार अब ये रुमाल सीधे शादी वाली शाम को ही खुलेगा। रूही को कलीरें पहनाने की रस्म निपट गई। अब सभी लोग संगीत की तैयारियां करने लगे। आरू ने सब तैयारियां करवा दी थी। आदि से सुबह के बाद अभी तक वो मिली नहीं थी, या बोल सकते हैं बचती फिर रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मेहमान लोग भी आने लगे थे। आरू ने व्हाइट कलर में हल्का सा लहंगा पहना था, बालों का बन बनाया था और बिल्कुल सिंपल थी, कोई मेकअप नहीं, सिर्फ काजल लगा था और होठ तो उसके वैसे ही सुर्ख लाल रंग के थे, तो लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं थी। और आदि ने व्हाइट कुर्ता और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट फॉर्म में कुछ था। और एक बात, उसने अपनी दाढ़ी ट्रिम कर ली थी, अब आफ्टर ऑल उसकी साहिबा का ऑर्डर था। और वही हमारी रूही ने गोल्डन कलर में लहंगा पहना हुआ था। आधे बालों को हल्का सा कलच करके बाकी बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा था। हल्का सा मेकअप और हमारी रूही बड़ी प्यारी लग रही थी। वही नव ने पिंक कलर का कुर्ता, व्हाइट पैजामा और ऊपर से व्हाइट फ्लावर प्रिंटेड कोट डाला था। दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। खैर चलो, ये तो हो गए हमारे कपल। अब बात करते हैं अखंड सिंगल लोगों की, हमारा मतलब है राम और अबीर की। राम ने व्हाइट कलर की टी शर्ट के साथ ब्लेजर डाला था और नीचे ब्लू डैमेज जीन्स कैरी करी थी। वहीं अबीर ने ब्लैक कलर का कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी थी। दोनों कतई जहर लग रहे थे। अब कोई ये डायलॉग मत मारना कि जहर खा के मार जाओ फिर। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। राम आरू के पास आया, फिर बोला, ओए सुन, अपना मिशन सक्सेसफुल रहा, उस चूजे को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर ही चुके हैं। तभी आरू उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, अब वो बौखला चुका है, अब जल्द ही वो कुछ न कुछ करेगा, बस हमें उसी का इंतजार है। तू एक काम कर, आज करण को अभी बुला, कॉल करके, अभी तक नहीं आया, न किसी और फंक्शन में आया था, पहले इसकी क्लास लूंगी और मुझे अभी ये फूल अलग करने हैं, मैं तुझसे बाद में मिलूंगी। इतना बोलकर आरू वहां से एक अलग जगह चली गई। राम भी कॉल करते हुए वहां से चला गया। आरू एक जगह खड़ी फूलों को तोड़कर अलग अलग कर रही थी। तभी आदि आया और पीछे से उसके गाल पे अपना गाल रगड़ते हुए बोला, अब ठीक है। आदि पीछे से आकर आरू के गाल पे अपना गाल रगड़ते हुए बोला, अब ठीक है। आरू झट से पलटी तो आदि के होंठ आरू के माथे पर छू गए। अब ये तो होना ही था, क्योंकि कहाँ हमारा आदि 6 फीट 2 इंच का लंबा सा मुंडा और हमारी आरू 5 फीट 8 इंच की मासूम सी कुली।
आरू ने सर उठा के आदि की तरफ देखा तो आदि बात घुमाते हुए बोला, बताओ न, अब ठीक है, अब तो नहीं चुभी तुम्हें मेरी बियर्ड, अब मैंने इसे ट्रिम कर लिया, बताओ कैसा लग रहा हूँ। आदि आरू को पकड़ते हुए बोला तो आरू चिढ़ते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बियर्ड, लेकिन मुझे छोड़ो यार। आरू कसमसाते हुए बोली तो आदि वापस से अपना गाल उसके गाल पे रगड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे, अब ट्रिम करवाई है तो बताओ तो ठीक है या नहीं, फिर मुझे तुमसे बदला भी तो लेना है। बदला? कौन सा बदला, कैसा बदला? आरू हैरानी से आदि को देखते हुए बोली। तो आदि मुस्कुराते हुए बोला, अब बताने से अच्छा है ले ही लूं। इतना बोलकर वो आरू के गाल पर किस कर लेता है और किस करने के बाद बोला, एक बार तुमने की तो एक बार मैंने भी कली, इसे कहते हैं बदला। फिर आरू को छोड़कर मुस्कुराते हुए चला लगा। आरू बुद्ध बनी खड़ी थी, फिर एकदम से चिढ़कर बोली, इस मेढक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत टर टर करने लगा है, बड़ा आया बदला लेने, बिना दाढ़ी का अजीब एनाकोंडा, जाहिल कहीं का मन तो कर रहा है ये धूल उठा के इसके सर पे फोड़ दूं। किसका सर फोड़ने लगी अब तू? नव पीछे से आते हुए बोला तो आरू अपने दांत दिखाते हुए बोली, किसी का नहीं दादा, और झट से निकल ली वहां से। थोड़ी देर बाद संगीत शुरू हुआ। सबसे पहले सभी बड़े बड़े मेंबर्स ने एक क्यूट सी कपल डांस की परफॉर्मेंस दी। देवेंद्र जी, राखी जी, रावेंद्र जी, सीमा जी, राकेश जी, सारिका जी। और गाना कुछ इस प्रकार चल रहा था, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। दो सभी कपल्स डांस कर रहे थे और इधर हमारी आरू, अबीर, राम, रूही सीटियां मारे जा रहे थे। वही आदि और नव इन चारों की हरकतें देख अपना अपना सर पकड़े बैठे थे, लेकिन डांस को फुल एंजॉय कर रहे थे। सभी बड़ों के डांस के बाद एंट्री ली हमारे करण, धैर्य, राम और अबीर ने। इन सभी के बीच में आरू थी। फिर डांस शुरू हुआ इन पांचों का। हाँ, देखो भोली कितनी, उतनी पर टेढ़ी चीज है, बातें करे है कड़वी कड़वी, फिर भी लजीज है, इत्तर गुलाबों वाली, बोतल शराबों वाली, टोटल तबाही वाला सीन है। आरू बीच में डांस कर रही थी और बाकी चारों लड़के उसके इर्द गिर्द थे। गाने के अकॉर्डिंग उनके एक्सप्रेशन एकदम कमाल के थे। ऊपर से डांस, जो लाइन बोली जा रही थी, चारों लड़के आरू की तरफ ही इशारा कर रहे थे। आदि तो बस मुस्कुराते हुए आरू के एक्सप्रेशंस देख रहा था, इतने क्यूट क्यूट से। आरू ने रूही को भी खींच लिया और रूही भी अपने मस्त डांस करने लगी। इस बार राकेश जी सीटियां मारने का काम कर रहे थे। सभी लोग मुस्कुराते हुए उन सभी का डांस देख रहे थे। अपनी पूरी गैंग ने डांस कंप्लीट किया। सभी लोगों ने खूब जम के तालियां बजाई, सभी लोग नीचे आ गए। उसके बाद डांस वांस चलने लगा। कुछ परफॉर्मर्स आए थे, वो सभी डांस करने लगे। आरू आदि शांति से एक जगह साथ बैठकर डांस एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली आदि एंजॉय कर रहा था, आरू तो अपनी खुराफात को अंजाम देने के बारे में सोच रही थी। वो उठकर राम, अबीर और करण के पास चली गई। वहां पहुंचते ही आरू करण को मारते हुए बोली, अबे कतई हद ही काट दिए, तुम तो किसी भी फंक्शन में ना आए, बेटा दोस्त बने हो, दोस्त के जैसे काम भी करो। डॉट डॉट आरू बोल रही होती है तब तक अबीर बीच में बोला, यार आरू एक कंफ्यूजन दूर करो, ये बेटा है या दोस्त। आबिर के इतना बोलते ही आरू चिढ़ते हुए बोली, अबे तुम अपने मुंह का शटर बंद रखो जरा, इधर बात चल रही है। अबीर एकदम चुप हो गया। आरू फिर से करण को देखते हुए बोली, हाँ तो अब तुम सुनो, दोस्ती की है उसका फर्ज निभाओ का समझे। करण कंफ्यूज होकर बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, और निभा दूंगा फर्ज, जो बोलोगी आप वैसा ही करूंगा। लेकिन आरू आपको हुआ क्या है, आज आप कौन सी ट्यून में बात कर रही हो? तभी आरू बोली, यार करण अब का बताओ, तुम्हें कितना दुखी कर रखा हमें सबने, इतनी सारी जिम्मेदारी हमारे मासूम कंधों पे डाल दी कि हमारे कंधे भी दुख गए। अब बताओ हम का करें? तो इसी भाषा का उपयोग करके हम जरा सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। खैर अब तुम हमारी बात सुनो। करण आरू की तरफ हल्का सा झुक गया। आरू कुछ बोलने ही जा रही थी, फिर अबीर और राम को घूरते हुए बोली, तुम दोनों भी सुनो अपने कानों के ढक्कन खोल के। राम अबीर चुपचाप से आरू की तरफ को झुक गए। आदि इन चारों की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए उसने अपना सर झटका और फिर से डांस देखने लगा। आरू कुछ बोली उनसे तो राम और अबीर तो नॉर्मल ही रहे, पर करण तो अपनी आंखें और मुंह फाड़े आरू को देख रहा था। आरू ने जब करण को खुद को ऐसे देखते पाया तो बोली, अब का है यार, ऐसे काहे देख रहे हमको? करण आरू को देखकर बोला, क्या सच में आप ये करवाने वाली हो हमसे? आरू ने एक नजर करण को घूरा, फिर बोली, तुम्हारी इज्जत न उतरवा रही जो ऐसे हरकतें काट रहे हो, जो बोला है करो। और राम तू सुन, वो गोलियां किचन के स्लैब के नीचे वाले एक छोटे से ड्रावर में रखी है, ब्लू कलर की, ओके ध्यान रखना, 2 गोलियां लानी है। इतना बोलकर आरू वहां से चली गई। राम और अबीर ने करण के दोनों कंधों पर अपना एक एक हाथ रखा, फिर दोनों साथ में बोले, चले बलि देने की तैयारी करने। फिर दोनों एक साथ जोरों से हंसने लगे, करण भी हंसने लगा। आरू जाकर राकेश जी के पास बैठ गई, फिर आदि को देखते हुए मन ही मन बोली, अब देखती हूँ कि ये मिस्टर मेढक कितनी टर टर करता है।
आरू आदि को घूर रही थी। आदि भी उसकी नजर खुद पर महसूस कर रहा था। उसने एकदम से आरू की तरफ देखा तो आरू ने झट से अपनी नजर हटाई। इसी चक्कर में उसका सर राकेश जी के सर से लगते लगते बचा। आदि की हंसी छूट गई। थोड़ी देर बाद कुछ लोग डांस एंजॉय करने में लगे थे, वहीं कुछ लोग खाना दाने में। अबीर, राम, आदि, आरू, करण सभी साथ साथ बैठे थे और अपना खाना आने का वेट कर रहे थे। तभी आरू ने करण को कुछ इशारा किया। करण समझ गया उसे क्या करना है। वो उठा और उठते हुए बोला, मैं देख कर आता हूँ, इतना लेट क्यों कर रहे हैं ये लोग। इतना बोल के वो बिना किसी के सुने ही चला गया। तभी आरू ने राम को कॉल लगा दी और इशारा किया तो राम भी उठते हुए बोला, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं अभी आया। राम उठ के गया। वैसे ही आरू ने कॉल काट दी। तभी अबीर भी उठने को हुआ तो आदि बोला, अब तुझे भी कहीं जाना होगा। तो अबीर अपने दांत दिखाते हुए बोला, हाँ भाई, वो मुझे न वॉशरूम जाना है। इतना बोलकर वो भी निकल लिया। अब वहां पर आदि के पास सिर्फ आरू बची थी। वो भी उठने लगी तो आदि उसे हाथ पकड़कर वापस से बैठाते हुए बोला, देखो अब तुम कहीं नहीं जाने वाली। इधर राम किचन में आरू की बताई ड्रावर में गोलियां देखने लगा। राम ने देखा वहां पर 3 पत्ते ब्लू कलर के ही है। उसको लगा सभी पत्ते एक जैसे ही है, एक जैसा ही असर करेंगे। उसने एक पत्ता उठाया और बाकी के पत्ते वापस छिपाकर निकल लिया। इधर आरू आदि की बात का जवाब देते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई, मेरी फ्रेंड्स आई है, मुझे उनसे मिलना है, जब तक खाना नहीं आता मैं उनसे मिल लेती हूँ। यहाँ पर बैठ के क्या करूंगी। आरू फिर से उठने की कोशिश करते हुए बोली तो आदि बोला, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है मुझे। जिस तरह से तुम मुझे घूर रही थी, तुम जरूर कुछ गड़बड़ करोगी, मुझे पता है। और मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोई भी फ्रेंड अभी है यहाँ पर है। हाँ, कितने झूठे हो तुम। मेरा और गड़बड़ का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं कितनी मासूम सी तो हूँ। मैं तो कभी कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकती। आरू पप्पी फेस बनाती हुई बोली। आदि उसको घूरते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा और गड़बड़ का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। आरू की आंखें चमक उठी, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि आदि की आवाज वापस से उसके कानों में पड़ी। वो आगे बोला, बल्कि तुम खुद की गड़बड़ की चलती फिरती दुकान हो। आरू आदि को घूरने लगी तो आदि ने अपनी दांत दिखा दिए। आरू अपना पैर आदि के पैर पे मारती हुई बोली, दोबारा से मुझे ये तुम्हारा कोलगेट का प्रचार दिख न जाए, वरना तुम्हारे दांत नहीं बचेंगे। कहते हुए आरू एक झटके से उठी और वहां से चली गई। तभी अबीर की आवाज आदि के कानों में पड़ी, ओए तू कोलगेट का प्रचार भी करता है, मुझे नहीं पता था। एक तो आदि वैसे ही चिढ़ा हुआ था। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अबीर पीठ पर मुक्का जड़ते हुए बोला, अबे हरामखोर, कभी तो अपना मुंह बंद रखा कर नालायक। इतना बोलकर आदि भी वहां से चला गया और अबीर अपनी पीठ पकड़े रह गया। राम अबीर के पास आकर टैबलेट देते हुए बोला, ये देख मिल गई टेबलेट्स, चल अब। इतना बोल के राम ने अबीर का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उस साइड ले गया जहां थोड़े टाइम पहले करण गया था। थोड़ी देर बाद आरू स्टेज पर आई, फिर बोली, इतनी शांति क्यों है भाई। जिस तरह से आरू बोली बाकी सभी लोग हंस पड़े। आरू भी हंसने लगी, फिर आदि की तरफ देखकर हल्का सा टेढ़ा मुस्कुरा दी। आदि समझ गया कि ये कुछ करने वाली है। आरू ने आगे बोलना जारी रखा, अब जब मेरे दादा और बेबी का संगीत है तो ऐसे में बेबी के भाई का एक डांस तो बनता है। आरू आगे कुछ बोलती तब तक आदि उसके पास आकर उसके हाथ से माइक लेते हुए बोला, भाई के साथ साथ भाभी का भी तो डांस बनता है। इतना सुनते ही सब लोग हूटिंग करने लगे। वहीं आरू आदि को घूरने लगी। आदि माइक पर हाथ रख आरू की तरफ हल्का सा झुकते हुए बोला, वैसे डांस तो आता है ना तुम्हें। आदि की बात सुनकर आरू भी हल्का सा झुकते हुए बोली, अबे तुम्हारी आंखें हैं कि बटन, अभी जे थोड़ी देर पहले का तुम्हारी आत्मा नाच रही थी। आदि तो बस हैरानी से आरू की लैंग्वेज सुन रहा था। आरू ने आदि के हाथ से वापस माइक लिया, फिर बोली, उससे पहले आज के प्यारे और क्यूट से कपल का भी तो डांस बनता है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दैम। दादा रूही कमोन। नव रूही का हाथ पकड़े स्टेज पर आता है। सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसी बात का फायदा उठा आरू जोर से अपना पैर आदि के पैर पे मारती है और ऐसे निकल जाती है जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। आदि भी अपना पैर बार बार झटकते हुए स्टेज से नीचे आ गया। अब स्पॉटलाइट नवहिका पर पड़ी। दोनों ने कदम से कदम मिलाकर डांस करना शुरू किया। गाना अपने अज्जू भाई का था, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिम, ओ जालिमा। 2 दोनों ने बेहद ही खूबसूरत डांस किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस बार माइक रूही ने अपने हाथ में लिया, फिर बोली, हाँ जी, तो ये तो हो गया हमारा डांस। पर अब जैसे कि बात तय हुई थी, भाई और बेबी का डांस होगा। इतना सुनना था कि आरू एक बार फिर से आदि को घूरने लगी और आदि मुस्कुरा उठा। आरू स्टेज पर गई। आदि डी जे की तरफ गया। उसने वहां पे डी जे वाले भैया को गाना बताया। गाने की आवाज जैसे ही आरू के कानों में पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं आदि अपनी दिलकश मुस्कान लिए स्टेज के ऊपर आ गया।
स्पॉटलाइट आदि और आरू पे पड़ी। गाने की शुरू की कुछ लाइन निकल गई। एक्चुअली वो थी भी बिना मतलब की। गाना तो अब शुरू हुआ, वही आरू ने भी अपना डांस शुरू कर दिया। लड़के ओ रे लड़के, कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से तू, आकी का मारा है रे तू। दो, इस बार आदि आरू के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए डांस के साथ साथ लिपसिंग भी करने लगा। हाँ जल गई, हाँ जल गई, मेरी बातों से तू जल गई। आरू आदि अपने डांस में थे, इसी बीच करण भी अपना काम करके ले आया। सब आदित्य का नोक झोंक वाला डांस एंजॉय कर रहे थे। दोनों ने जैसे ही एंड में डांस फिनिश किया, आरू उछल के आदि के पैर पे कूद गई। आदि ने अपना पैर पकड़ लिया और आरू ने आदि की तरफ अपनी आई विंक कर दी। सब जोरों से तालियां बजाने लगे। आरू नीचे गई और उसने वही राम के पास रखी ड्रिंक उठाई और पी ली। राम उसे रोकता रह गया पर वो तो गटक गई।